अरे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बारे में। आपने पिछले दिनों कूलाम के नियम को मेरे वीडियो में देखा, समझा और सीखा, लेकिन उसमें एक बात अभी बताना है, वो ये है कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। लेकिन बच्चों, मेरा ये मानना है कि कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को बताने से पहले मैं आपको सदिश के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। बिना इस जानकारी के आपको ये समझना थोड़ा सा कठिन होगा, और अगर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं छोटे छोटे डेफिनेशन से, जिसको कि आप जानते हैं, लेकिन एक तरह का रिवीजन भी आपके साथ होगा। वो डेफिनेशंस ये हैं कि क्या आप जानते हैं कि सदिश राशि क्या होती है? जी हाँ, हमारी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़ती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। बच्चों, सदिश राशियों को व्यक्त करने का जो तरीका है वो आपको कक्षा 11 में बताया गया था। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आप एक एरो खींचते हैं, एरो ड्रॉ करते हैं, और ये इस एरो की जितनी लंबाई होती है वो इसका परिमाण बताता है, और एरो हेड किसी सदिश राशि की दिशा बताती है। बच्चों, ये आप जानते हैं, इससे आप भली भांति परिचित हैं। बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि दो सदिश राशियों को जोड़ा कैसे जाता है? जी हाँ, देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक सदिश राशि है ए, ये इसका 12 है, ये इस सदिश राशि का हेड है। आप इस सदिश राशि में कोई दूसरी सदिश राशि बी इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट कीजिए कि ए के हेड पॉइंट से बी का टेल पॉइंट जुड़ जाए। अब आपके पास मात्र 2 पॉइंट बचे हैं, एक ए का टेल, दूसरा बी का हेड। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। इस तरह से ये जो आपको सदिश राशि मिल रही है, यहां से लेके यहां तक, इसको आप बोलेंगे आर, और यही आर इन दोनों के योगफल को बताएगा। इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। चूंकि इसका इस्तेमाल है यहाँ पे अभी आज के टॉपिक में, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए रिवीजन कर दे रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जिसको आपने पढ़ा है, उसका नाम है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, जरा से इसको समझिए। मान लीजिए बच्चों कि एक कोई पॉइंट है जिसका नाम है पी। आप ये जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट आपसे कितनी दूर है और किस दिशा में है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी एक पोजीशन को चूज करेंगे, वहां से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। जिस पोजीशन को आप चूज करेंगे उस पोजीशन को बोला जाएगा मूल बिंदु। यहां से आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार अब आपके लिए ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से इस बिंदु P को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहां से इसको मिलाइए, O से P को मिलाइए, तो आप पाते हैं कि O से P तक की दूरी मान लीजिए R है। और अगर आप यहां से इस बिंदु P को देखें तो बिंदु P को देखने की दिशा यह है। इसका मतलब कि ये एक वेक्टर को, ये एक सदिश राशि को व्यक्त करता है, और इस प्रकार से किसी भी बिंदु P की स्थिति को बताने वाले सदिश का नाम हो जाएगा स्थिति सदिश। ये जो आप वेक्टर OP देख रहे हैं, यही आपका स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश का मतलब कि स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो उसकी स्थिति के बताने वाले वेक्टर को ही हम स्थिति सदिश नाम देते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है बच्चों, जिसको कि उससे भी आप भली भांति परिचित होंगे, जिसका नाम है एकांक सदिश। एकांक सदिश। एकांक सदिश को हम इंग्लिश में यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब, जैसा कि नाम से ही क्लियर है,
कि एकांक सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण एक हो। अर्थात मान लीजिए कि आपके पास कोई सदिश राशि a है, आप इस सदिश राशि में उसके परिमाण से भाग दे दीजिए। तो यदि किसी सदिश राशि में उसी के परिमाण से भाग दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो सदिश राशि आपको प्राप्त होगी उसका परिमाण एक हो जाएगा, एकांक हो जाएगा, और इस प्रकार आपको एक नई सदिश राशि प्राप्त होगी जिसका नाम होगा एकांक सदिश। एकांक सदिश को बाकी दूसरे सदिशों से अलग करने के लिए इस पर एक दूसरे तरह का कैप का चिन्ह लगाते हैं और ये बताता है कि ये एकांक सदिश है। बच्चों, एकांक सदिश का इस्तेमाल क्या है? एकांक सदिश का इस्तेमाल है यदि किसी भौतिक राशि में एकांक सदिश से हम गुणा कर दें तो भौतिक राशि के परिमाण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी दिशा को हम व्यक्त कर सकते हैं। यही इसका इस्तेमाल है। अब आते हैं हम लोग अपने मूल टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग का टॉपिक है। आज का टॉपिक है बच्चों कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम का नियम आप जानते हैं। कूलाम का नियम वैद्युत बलों के लिए है। वैद्युत बल भी आप जानते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम वैद्युत बल बोलते हैं। बच्चों चलिए हम एक पॉइंट चूज करते हैं और इस पॉइंट पर एक आवेश रखते हैं Q1, ठीक, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग A। अब अगर आप इस पॉइंट की स्थिति को जानना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इस पॉइंट को देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट को O से। तो जब आप पॉइंट O से इस A पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप पहले इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। इस प्रकार O से लेकर के A तक आपको एक स्थिति सदिश प्राप्त होगा जिसका नाम होगा R1। अर्थात ये जो आवेश Q1 है इसका स्थिति सदिश हो गया R1। मान लीजिए कि इस Q1 से कुछ दूरी पर एक और आवेश है Q2 और आप तो यहीं खड़े हैं, आप यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप यहां से O से लेकर के इस पॉइंट B को मिला दीजिए। इस बार इस Q2 आवेश का जो स्थिति सदिश होगा वो होगा R2, ठीक है। मान लीजिए कि Q1 से Q2 की ओर जो सदिश राशि व्यक्त होगी उसका नाम है R21, ठीक है। अब आप जरा सा वेक्टरों के योग के नियम से बताइए कि हम क्या लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने वेक्टरों के योग का नियम आपको बताया। आप देखिए वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB। अब आप यहां से वेक्टर AB की वैल्यू अगर आप निकालें तो आपको मिलेगा OB माइनस OA। वेक्टर OB आप देख लीजिए R2 के बराबर है, स्थिति सदिश R2, और वेक्टर OA स्थिति सदिश R1 के बराबर है, और AB R21 के बराबर है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम चाहते हैं कि इस स्थिति ये जो वेक्टर R21 है इसको हम एकांक सदिश बनाना चाहते हैं। एकांक सदिश बनाने के लिए अभी अभी आपको बताया गया है कि यदि किसी सदिश में आप उसके परिमाण से भाग दे दें तो आपको क्या मिलता है? एकांक सदिश। और एकांक सदिश को व्यक्त करने का तरीका क्या है कि हम उस पर कैप लगा देते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। बस इतना ही मुझे जरूरत था। अब हम चलिए हम लोग जरा यहाँ पर कूलाम का नियम लगाते हैं। आपको बताया गया है कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच में एक विद्युत बल लगता है, और विद्युत बल का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपको बताया गया है। लेकिन यहां पर इस केस में आप देखिए कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला जो बल है उसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं F21, और Q1 आवेश पर
Q2 के कारण जो लगने वाला बल है उसका नाम रख दे रहे हैं F12। ठीक है, अब आप बताइए कि इस Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण जो बल लगेगा वो है F21। चलिए हम जरा F21 को व्यक्त करें, तो हम ये हो जाएगा F21, F के जगह F21 लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R21, तो R के जगह हम R21 लिख देंगे। ठीक, लेकिन हम इसे सदिश राशि के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन सदिश राशि के रूप में व्यक्त करने के लिए इसमें दिशा भी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि किसी भौतिक राशि में दिशा को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक खास तरह के सदिश राशि का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एकांक सदिश। यदि हम इसमें एकांक सदिश का गुणा कर दें तो इस बल के परिमाण में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इसका दिशा हम व्यक्त कर सकेंगे। अब देखिए ये बन गया सदिश राशि। तो सदिश राशि में आप देखिए कि अब हो गया वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। जी हाँ, ये जो बल है ये Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल है। ठीक है, अब जरा सा इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। चलिए अब मैं आपसे दो केसेस जरा स्टडी करना चाहता हूं। चलिए पहले हम लोग इस बात को जरा देख लें कि ये Q1 आवेश पर Q2 के कारण कितना बल लगेगा। इसका मान होगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, दूरी वही रहेगी R21 स्क्वायर, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान दें तो दिशा Q2 से Q1 की तरफ है। F12 की दिशा Q2 से Q1 की तरफ है, अर्थात R21 अगर दाहिनी तरफ है तो इसकी उल्टी दिशा -R21 होगी। जी हाँ, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 स्क्वायर विद माइनस साइन, दिस इज R21, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बच्चे अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप देखें तो F12 इज माइनस ऑफ F21। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, ये इक्वेशन बताता है कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल दैट इज F21 और Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल दैट इज F12, ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत हैं। और बराबर और विपरीत बल का एक ही कंसेप्ट है जो आता है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में। इसका अर्थ ये हुआ कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का अनुपालन करता है। यहां पर आप लिख सकते हैं यही है न्यूटन का तृतीय नियम। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि हमने किस तरह से एक सिंपल सदिश राशि के इस्तेमाल से हमने जो है आपको कूलाम के नियम को वेक्टर स्वरूप में परिवर्तित किया। इसमें दो केस बच्चों और बताना है, वो हम आपको अभी डिस्कस कर दे रहे हैं। आप फर्ज कीजिए कि आपके पास एक आवेश Q1 है, एक दूसरा आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी R21 है और Q1 से Q2 की ओर का जो सदिश राशि है उसकी दिशा वेक्टर R21 से व्यक्त हो रही है। Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है उसका वैल्यू है F21 और Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है वो है F12। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी हो सकता है जब Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हो या Q1 या Q2 दोनों ही नेगेटिव हो, अर्थात Q1 Q2 दोनों Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 हो। इसका दूसरा केस भी देख लीजिए। मान लीजिए कि एक आवेश यहां है Q1
और एक आवेश यहाँ है Q2। इन दोनों के बीच का जो सदिश है वो है R21। मान लीजिए कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है। इस स्थिति में Q1 और Q2 के बीच में आकर्षण बल लगेगा और तब ये F21 इस दिशा में आ जाएगा और Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा उसकी भी दिशा इस तरफ हो जाएगी F12। ये दोनों स्थितियां हैं और इस स्थिति में बच्चों Q1 Q2 लेस देन 0 होगा। बच्चों यहाँ पर वेक्टर के जो कूलाम के नियम का एक सदिश स्वरूप कंप्लीट होता है। आप इसे वीडियो को देखिए, समझिए और लागू